हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम नीट 2022 में केमिस्ट्री के आए हुए सारे टोटल 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो 17 जुलाई को हमारी नीट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ये नीट का पेपर है जो 17 जुलाई को हुआ था। नेट से मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसमें ना आपको दो हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, एक ये और एक ये सेकेंड वाली, और इसके दोनों के ई नॉट दिए हुए हैं। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि विल द पर मैग्नेट आयन MnO4 निगेटिव लिबरेट O2, यानी ये जो MnO4 निगेटिव है क्या ये वाटर से O2 निकाल सकता है। तो इस सेंटेंस को ना मैंने यहाँ पे रिएक्शन में लिखा है। देखो ये MnO4 निगेटिव और वाटर से ऑक्सीजन निकालना है, यानी ऑक्सीजन हमें मिलने वाला है, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट और ये वाटर हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। अभी देखिए ये ऑक्सीजन वाटर में ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट में इसकी 0 हो रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हमारा किस पे होता है, एनोड पे होता है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर इस रिएक्शन का ई नॉट जो है, जो ईएमएफ हमारा रहेगा ई नॉट ऑफ सेल, तो ये अगर पॉजिटिव आता है तो फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, यानी O2 हमारा रिलीज हो सकता है, यानी वाटर से O2 निकाल सकता है। अगर ये ई नॉट अगर हमारा निगेटिव आया तब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, फिर ये जो है तो वाटर O2 को निकाल नहीं सकेगा। तो देखते हैं ई नॉट हम कैसे निकालते हैं। ई नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अभी ना देखिए हमें दो ई नॉट दिए हुए हैं। देखिए पहला जो है तो SRP, देखिए यहाँ पर ना ये ई नॉट जो देखिए इसको ध्यान से समझना, ये SRP नहीं SOP है। कैसे, देखिए ये Mn डाई पॉजिटिव से MnO4 निगेटिव बन रहा है, यानी Mn ये O4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, MnO4 में +7 होती है, यानी +2 से +7 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ये पहले +2 में लिखा हुआ है, उसके बाद में ये फिर +7 में लिखा हुआ है Mn, यानी +2 से +7, यानी हमें SOP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको हमको पहले SRP में कन्वर्ट करना होगा। SRP में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी -1.5 है, 1 है तो ये +1.51 होंगे। अब लिखते हैं, देखो SRP ऑफ कैथोड क्या आ जाएगा, +1.51 वोल्ट। उसके बाद हमें माइनस करना है SRP ऑफ एनोड। ये देखिए एनोड जिसका ना यहाँ पर देखिए ये जो O2 है, O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीजन की 0। अभी ये H2O में यहाँ पे -2 हो रही है, यानी देखो 0 से -2 हो रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, यानी ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। तो ये हमें माइनस करना है, -1.223। अभी देखिए +1.51 -1.223, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.287 प्लस ये 1.51 से 1.223 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.287 प्लस आ रहा है, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियस होंगी, वाटर से O2 निकलेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ई नॉट ऑफ सेल इज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमें ना 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। आपको ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इसका है, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, फिर उससे। तो ये सारे जो एलिमेंट है ये किस सीरीज़ के हैं, ये ग्रुप 16 के हैं। क्या होती है ग्रुप 16, ओ स्टाइल से टीपू। सबसे देखो कैसे याद रखते हैं हम ग्रुप 16 को, ओ स्टाइल से टीपू। देखो सबसे ज़्यादा साइज़ होती है टेलोरियम की, फिर उसके बाद से कम सेलेनियम की, और उससे कम तो इस जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है।
तो देखिए टेलोरियम का सेलेनियम से तो ज़्यादा होगा और सेलेनियम का ज़्यादा होगा सल्फ़र से। ये यहाँ तक तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो H2 है ना, ये इसका एक्सेप्शन केस है। H2O का सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये यहाँ तक तो ऑर्डर करेक्ट है, लेकिन ये एक गलत हो गया। H2O का कम नहीं है, H2O का सबसे ज़्यादा होगा, ये इसका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ना होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो ये H है, ये 2 H, ये है H2O। तो ये जो H है, ये एक H है वाटर का, ये ना 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जब कभी आ जाता है तो इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जब भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में आएगा, देखो इसका भी ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वाटर का, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलार मास। देखिए ये बात तो करेक्ट है कि मोलार मास के साथ इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो है तो मोलार मास के साथ साथ इंक्रीज होता है। जैसे ही हम नीचे ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 16 में, तो ये टेलोरियम का ज़्यादा मोलार मास होता है सेलेनियम से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। साइज़ बढ़ती जाती है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन देखिए H2O का मोलार मास कम होने के बाद भी इसका जो है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्राफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें पता है डायमंड में क्या होता है, ऐसे बेंजीन रिंग्स होती है एक दूसरे से फ्यूज्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और इनके बीच में ना कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो डायमंड में ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहते हैं और ग्राफाइट में ना यहाँ पे हर जगह पे ऐसे डबल बॉन्ड आ जाता इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, ग्राफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और डायमंड में sp3। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद में है नेक्स्ट, बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है। डायमंड एंड ग्राफाइट हैव 2D नेटवर्क, तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो 3D नेटवर्क के एग्जाम्पल्स है, 3D कोवेलेंट नेटवर्क के एग्जाम्पल है। अभी देखो डायमंड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्राफाइट इज आयोनिक। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि डायमंड और ग्राफाइट बोथ क्या है, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो ग्राफाइट आयोनिक यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। ये जो 2D का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायमंड और ग्राफाइट दोनों 3D के एग्जाम्पल्स है, तो ये दोनों भी ये तीनों भी स्टेटमेंट गलत हो गए। सिर्फ हमारा पहला इस करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गिवन क्वेश्चन नंबर 54, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या आर जो है, तो ये जो आर वाला रीज़न है ये इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स केटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। और उसके बाद में सेकेंड है, इन आयोनिक सॉलिड Frankel defects arises due to delocalization of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electricity neutrality। तो देखिए दोनों भी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर उसमें से कुछ आयन मिस भी हो जाए तो ऐसा काय में होता है, ऐसा फ्रैंकल डिफेक्ट में ही होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में उसमें क्या होता है, कुछ आयन मिस हो जाते हैं यानी अपनी जगह चेंज कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयन ने अपनी सिर्फ प्लेस चेंज की है, इसलिए
वो इलेक्ट्रिकली टोटल जो सॉलिड रहेगा हमारा वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। और दूसरा जो रीज़न दिया हुआ है इसका कि फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ केटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड। अब इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में ना टोटल डेंसिटी सेम ही रहती है, यानी डिफेक्ट होने के बाद में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो आयन ने सिर्फ अपनी जगह चेंज करते हैं, इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन सिर्फ अपनी जगह चेंज करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, ZnS, AgCl। ये क्यों होता? क्योंकि Zn की जो साइज़ रहती है और जो सिल्वर की साइज़ रहती है ये बहुत छोटी रहती है, इस वजह से इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आयन्स है ये अपनी जो कॉर्नर्स पे इनकी प्लेस रहती है यहाँ से हटकर, लेटिस पॉइंट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ A and R आर द करेक्ट बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही सही है, लेकिन क्या है, R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस जो आयंस रहती है इनकी साइज़ स्मॉल होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये रीज़न तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट द एसिडिक। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हाइयर देन फिनॉल। आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे, और फिर दिया हुआ है मोनो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल, सपोज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। तो अभी देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फिनॉल पे लगा दिए तो इसकी एसिडिटी तो और इंक्रीज हो जाएंगी ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नाइट्रोफिनॉल जो है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि जैसे ही हम उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत, क्योंकि तीनों की एसिडिटी सेम नहीं रहती, सबसे ज़्यादा रहती पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की। POM, 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 इस तरह से हम याद रखते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है ऑर्थो नाइट्रो से, और ऑर्थो नाइट्रो की ज़्यादा होती है मेटा नाइट्रो से। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है, तीनों की एसिडिटी सेम नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड। एंजाइम हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं क्या? नहीं, एंजाइम हमारे पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं, तो इसका फिर यही इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए यही इसका ऑप्शन आंसर होगा। देखिए, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे एंजाइम्स हर रिएक्शन के पर्टिकुलर रहते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, सबके लिए अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ये बायोकैटलिस्ट है ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ना ये एंजाइम्स, तो ये क्या है, बायोकैटलिस्ट है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टाइवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट क्या करता है, EA को एक्टाइवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, तो एंजाइम भी तो कैटलिस्ट है, इसलिए ये भी एक्टाइवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ यही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर। देखो 119 एटॉमिक नंबर है, इसका आपको IUPAC नेम है। तो 1 को हम क्या लिखते हैं, अन, फिर से 1 है तो इसको भी हम लिखेंगे अन, और 9 को हम क्या बोलते हैं कि वो होता है इन। 9 के लिए हम क्या बोलते हैं कि इन, और लास्ट में हम लगाते हैं IUM आयन। तो क्या हो जाएगा ये, अननियम आयंस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है हमारा थर्ड ऑप्शन, अननियम आयन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अननियम आयन। देखिए यहाँ पे इसमें ई नहीं दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर भी देखिए ई नहीं है, और यहाँ पे तो अनिलियम आयन एल आ गया है, तो ये तीनों भी इसके आंसर्स नहीं होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम पूछा गया है।
IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अभी देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, उसके बाद में ये जो है ये दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो पहले ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसका नाम पहले आएगा, यानी हम वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, और सिल्वर को क्या बोलते हैं हम, अर्जेंटेट। तो यानी जो डाई एक्वा, दो वाटर है ना, इसलिए डाई एक्वा अर्जेंटेट पहले आएगा हमारा। तो यहाँ पे तो डाईसाइनाइड सिल्वर पहले लिखा है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी डाईसाइनाइड सिल्वर लिखा है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों में देखते हैं। अब ना यहाँ पे डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर, डाई सैनो अर्जेंटेड। अभी देखो यहाँ पे ना डाई एक्वा सिल्वर, यहाँ पे भी डाई एक्वा सिल्वर है, तो ये दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहेंगी या 2 रहेंगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ना ये वाटर तो न्यूट्रल लिगैंड हमारा होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और CN कैसा होता है, CN मोनोनिगेटिव होता है, उस पर एक चार्ज होता है। तो हमारे पास 2 CN है, यानी 2 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। और 2 Ag है, तो 2 Ag को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाटर के लिए 0 इज इक्वल्स टू ये -2 प्लस -2, ये -2, और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या हम लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -2 इधर आने के बाद +2 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू +1, यानी एक जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएंगी, +1। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की +1 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो मैक्सिमम वर्क यानी जिसका एरिया कर्व के अंदर मैक्सिमम होगा वो वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे तो कोई एरिया बन ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई एरिया दिख ही नहीं रहा हमें, इसके अंदर कर्व है ही नहीं, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इतना एरिया इसके अंदर है, यहाँ पे देखिए इतना एरिया है इसके अंदर, इस टाइप का तो हमारा होता ही नहीं है PV कर्व, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस कर्व के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है, इसका एरिया, इसका देखो कम एरिया है और इसका ज़्यादा एरिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।